We are going to discuss Sultanate architecture today. In the previous class, we discussed ancient Indian architecture. When we say Sultanate architecture, it means कि भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना के बाद से स्थापत्य कला में क्या क्या परिवर्तन आए और किस तरीके से सल्तनतकालीन स्थापत्य कला का विकास हुआ। आधुनिक इतिहासकारों में पर्सी ब्राउन, आर नाथ ने इस विषय पर शोध किया है और शोध के उपरांत सल्तनत कालीन में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ है उसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या स्थापत्य कला के नाम से याद करते हैं। स्थापत्य कला के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है ट्रेविएट स्टाइल, दूसरा होता है कॉर्बन स्टाइल, तीसरा होता है आर्किट स्टाइल। ट्रेविएट स्टाइल में हम गैप्स को भरने के लिए लिंटर बीम का इस्तेमाल करते हैं। कॉर्बन स्टाइल में गैप को भरने के लिए ईंटों को बढ़ा बढ़ा के भरते हैं। आर्किट स्टाइल पूरी तरीके से बच्चों साइंटिफिक है। इसके अंतर्गत हम आर्च और डोम यानी गुंबद और मेहराबों का निर्माण करते हैं। ये आर्किट स्टाइल भारत में तुर्कों के आगमन के साथ प्रारंभ होता है। पहले भी हमारे पास साक्ष्य ऐसे हैं कि हमारे भारत में आर्च का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो फिर बाद में दिखता नहीं है। सल्तनतकालीन स्थापत्य कला की विशेषता हमें आर्च और डूम के माध्यम से स्पष्ट होता है। आर्च कहते हैं मेहराब को, डोम कहते हैं गुंबद। तीसरी सल्तनतकालीन विशेषता वो है ईंटों का इस्तेमाल। सल्तनत काल से पहले प्राचीन काल में पत्थरों का इस्तेमाल होता था। पत्थरों का इस्तेमाल इसलिए होता था कि प्राचीन काल में हमारे पास सीमेंटिंग मटेरियल नहीं था। तुर्कों ने अपने आगमन के पश्चात हिंदुस्तान में लाइम मॉर्टर, जिसको हम तुर्की चूना कहते हैं आम भाषा में, उसका इस्तेमाल किया। तुर्की चूने के इस्तेमाल से ईंटों का प्रयोग होना शुरू हुआ। ईंटों को बाइंडिंग करने के लिए जिस तरीके से आज हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वही सीमेंट का काम ये तुर्की चूना, जिसको हम लाइम मॉर्टर कहते हैं, ये करता था। ये लाइम मॉर्टर से पहले ईंटों का इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। ईंटों को कंबाइन करके रखना मुश्किल था। इस वजह से हमारे प्राचीन काल में ईंटों का इस्तेमाल कम मिलता है, पत्थरों का इस्तेमाल ज्यादा मिलता है। सल्तनत काल में हमें तीन प्रकार के स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। पहला गुंबद, पहला मिलता है हमें टूम, जिसको मकबरा कहते हैं। दूसरा किला, फोर्ट। तीसरा मॉस्क। पूरे सल्तनत काल में जो भी इमारतें आपको मिलेंगी वो इसी के अंतर्गत है। पहली इमारत जो तुर्ककालीन शासकों ने बनाई वो थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इस मस्जिद को जल्दी में बनाया गया था। इससे पहले 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाई गई अजमेर में, और दूसरी मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। इनके पास पिलर्स नहीं थे, तो इन्होंने जो हिंदू मंदिरों के अवशेष जो थे, जो टेम्पल्स मिल गए थे, उन्हीं टेम्पल्स का इस्तेमाल कर लिया, जैसा कि इन टेम्पल्स की आकृतियों से आपको स्पष्ट होता है। दूसरी इमारत जो हमें मिलती है वो मिलता है अलाई दरवाजा। ये अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया और ये दरवाजा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार था। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं गुंबद। तो भारत में सबसे पहला जो स्पष्ट उदाहरण मिलता है हमें गुंबद का, वो अलाई दरवाजा में मिलता है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा, ये है बलबन का टूम। बलबन का टूम को इसलिए दिखाया गया है कि ये पहला भारत का इमारत है जिसमें ट्रू आर्च मिलता है। ट्रू आर्च से मतलब ये है कि जो साइंटिफिक तरीके से बनाया गया हो। इसके पहले आर्च का निर्माण होता था लेकिन वो गिर जाता था। इसकी वजह ये थी कि तुर्ककालीन शासकों के पास मैसर्स आर्किटेक्ट्स नहीं थे। हिंदुस्तानी आर्किटेक्ट्स को आता नहीं था गुंबद और मेहराब का निर्माण करना। तो धीरे धीरे इनको ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के पश्चात जब सीख गए तब इन्होंने आर्च और डोम का निर्माण करना शुरू किया। इस वजह से हमें ये नहीं मिलता है। और एक और महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग है सल्तनतकालीन, वो है कुतुब मीनार, जिसकी तस्वीर आपने देखी होगी। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इसको कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने। ये सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। ये 4 मंजिला था। फिरोज शाह तुगलक ने आखिर की जो 2 मंजिलें थी क्षतिग्रस्त हो गया था बिजली गिरने से, तो चौथी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। ये सल्तनतकालीन स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। कुतुब मीनार को विक्ट्री टावर के रूप में देखा जाता है। कुतुब मीनार को
मॉडर्न हिस्टोरियंस का ये भी ख्याल है कि ये मस्जिद का अजान देने की जगह थी, कि इस पर मुअज्जिन खड़ा करके अजान देता था। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का राय ये है कि ये एक विक्ट्री टाउन था, जिसका निर्माण दिल्ली के सुल्तानों ने इसलिए कराया था कि वो दिल्ली पर अपने विजय को याद कर सके। सल्तनतकालीन इमारतों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि उन्होंने इस पर जो आकृतियां बनवाई हैं, चित्र जो बनवाई हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत है। इस पर अपनी इमारतों पर उन्होंने कुरान की आयतों को सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसको हम कैलीग्राफी कहते हैं। क्योंकि इस्लाम में चित्र बनाना हराम था, तो इस वजह से सल्तनतकालीन शासकों ने कुरान की आयतों को इतनी अच्छे तरीके से लिखा है कि दूर से देखने पर वो लगता है कि एक बहुत अच्छा चित्र है। दूसरा अरेबेस्क्यू टेक्निक कहते हैं। अरेबेस्क्यू को इसमें क्या होता है कि इसमें हम कुरान की आयतों को ज्योमेट्रिकल डिजाइन के साथ मिक्स कर देते हैं। तो सल्तनतकालीन जो भी इमारत आप देखेंगे, इन इमारतों पे आपको कुरान की आयतें लिखेंगी, ज्योमेट्रिकल फ्लोरल डिजाइन मिलेंगी, मानव की, जानवर की आकृति नहीं मिलेगी, क्योंकि इस्लामिक आर्किटेक्चर में ये नमूने हमें सल्तनतकालीन इमारतों में नहीं मिलते हैं, मुगल कालीन आर्किटेक्चर में मिल जाता है। एक आखिरी और महत्वपूर्ण जो विशेषता है सल्तनतकालीन आर्किटेक्चर की, वो है लोधी काल से आती है। वो दो विशेषताएं हैं। एक तो लोधी कालीन शासकों ने ऑक्टागोनल टूम बनाने का निर्माण शुरू किया, और दूसरा उन्होंने डबल डोम का निर्माण शुरू किया। ऑक्टागोनल टूम का और डबल डोम का स्पष्ट उदाहरण हमें सिकंदर लोधी के मकबरे में मिलता है, कि जो दिल्ली में स्थित है। इन्हीं दो टेक्निक्स का इस्तेमाल आगे चल करके मुगल शासकों ने अपनी इमारतों में किया। हुमायूं का मकबरा, ताजमहल जो आप देखते हैं, उसका बेहतरीन नमूना है जहां पे डबल डोम का इस्तेमाल किया गया है। ऑक्टागोनल इमारतों का निर्माण भी लोधी काल से शुरू होता है, और इसका सबसे बढ़िया नमूना आपको हुमायूं के मकबरे में और ताजमहल में मिलता है। सल्तनतकालीन आर्किटेक्चर अभी तक अगर वो बचा हुआ है, इंटैक्ट हुआ है, तो उसकी वजह सीमेंटिंग मटेरियल का प्रयोग है। सल्तनतकालीन शासकों ने ईंटों का इस्तेमाल किया, इसके साथ जो लाइम मोर्टार का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसकी लास्टिंग कैपेसिटी 500 ईयर होती है। यही वजह है कि सल्तनतकालीन तमाम इमारतें अभी भी इंटैक्ट हैं, मुगलकालीन इमारतें अभी तक इंटैक्ट हैं। सल्तनत से पहले की इमारतों में चूंकि सीमेंटिंग मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होता था, इस वजह से वो इमारतें वक्त के साथ खत्म हो गई। सल्तनतकालीन इमारतें हमारे पास महफूज रह गई, जिसको हम आज दिल्ली में जाकर के हिस्टोरिकल टूर के माध्यम से देख भी सकते हैं, उनका अध्ययन भी करते हैं। आजकल ये तमाम इमारतें जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती हैं, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी है कि इन बिल्डिंग्स की रखरखाव, देख और मुरम्मत, ये सारी जिम्मेदारी ASI के अंडर में है, जिसकी वजह से ये इमारतें आज तक हमारे पास महफूज हैं, और हम अपने इस सांस्कृतिक धरोहर को बचा कर रखे हुए हैं, और हम लोग जाकर के उसका अध्ययन करते हैं।